नमस्कार। जय हिंद साथियों। आज 18 मई है। आज से 50 साल पहले लगभग एक ऐसा वाकया जिसने भारत को दुनिया के उन देशों के बीच में लाके खड़ा कर दिया जो अपने आप को उस समय के मठाधीश समझते थे। भारत ने अपनी तकनीकी क्षमता और कूटनीतिक क्षमता का वो लोहा पूरी दुनिया को मनवाया, जिसका पूरी दुनिया ने लोहा माना कि हाँ, हालांकि समस्याएं तो हुई, लेकिन उन समस्याओं से पार पाते पाते आज हमारा देश, आप सभी जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम हो या अंतरिक्ष विज्ञान हो, कहाँ आकर खड़ा हो गया है। अब तो सब लोग भारत को, क्योंकि हम वैश्विक गुरु बनने की राह पर हैं, तो उस क्रम में भारत का लोहा आज की तारीख में पूरी दुनिया मान चुकी है। क्या हुआ था उस दिन? प्यारे दोस्तों, आज के इस प्यारे सेशन में कहानी उस दिन की, कहानी 18 मई 1974 की, कहानी भारत के पहले परमाणु परीक्षण की। दुनिया जानती है कि वर्ल्ड वॉर में 6 और 9 अगस्त को जापान में जो हुआ, दुनिया ने उस बर्बादी को देखा। आप सभी जानते हैं कि एक फिल्म भी आई थी हॉलीवुड की, ओपनहाइमर। नहीं है दे तो आप देखिएगा, कभी समय मिले तो जाकर देखिएगा ओपनहाइमर। उसमें अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे परमाणु बम बने और उनकी जब टेस्टिंग हुई और कैसे दुनिया ने वो विध्वंस जो है, उस विध्वंस को देखा। देखिए, हम लोग शांति के दूत के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन अपने आप को बचाना भी हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। हमारी प्राथमिकता है इस बात की कि हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम किसी पर कुछ चीजें थोपना नहीं चाहते, लेकिन जब जब देश की अस्मिता, देश की अखंडता पर बात आएगी तो भारत वो सब कर गुजरने में सक्षम है जो वो कर सकता है, जो दुनिया कर सकती है और जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। ऐसा ही कुछ दुनिया ने उस दिन भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्या हुआ उस दिन? आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं भारत के पहले परमाणु परीक्षण की कहानी। भारत आजाद हुआ और आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली। एक बड़े ही विलक्षण प्रतिभा के धनी वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा उनको परमाणु ऊर्जा की महत्वपूर्णता के बारे में समझाते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस बात को समझते भी हैं। लेकिन परमाणु हथियारों के संदर्भ में नेहरू जी की नीति यह थी कि हम, ये एक घिनौना काम है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन होमी जहांगीर भाभा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। वो जानते थे कि आज नहीं तो कल इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी? किसी को नुकसान देने के लिए नहीं, अपने को बचाने के लिए। उनका मानना था कि परमाणु हथियार इसलिए भी होना जरूरी है ताकि आपकी तरफ कोई आंख उठा के ना देख सके। इस बात पर तो चर्चा हमारी हमेशा रहेगी और हमेशा चर्चा रही है कि परमाणु हथियारों ने इस दुनिया को बचाया या परमाणु हथियारों ने इस दुनिया को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अलग अलग मत हैं। सकारात्मक मत यह भी है लोगों का कि जब तक परमाणु हथियार रहते हैं तब तक कोई बड़ा युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न देश पर कोई आंख उठाकर देखने के लिए बड़ी मतलब एक क्षमता उसको चाहिए, एक बड़ा दृढ़ निश्चय उसको चाहिए, बहुत बड़ा रीजन ये हो जाता है। और जिन देशों परमाणु हथियार होते हैं उनके तरफ कोई खासकर आंख उठाकर नहीं देखता है। और वर्तमान में ये सारी बातें प्रासंगिक भी हैं, आप सभी जानते हो। होमी जहांगीर भाभा कामयाब हो गए आजाद भारत में समझाने में कि भाई परमाणु ऊर्जा वर्तमान की जरूरत है। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा की स्थापना की गई। बंबई के ट्राम्बे में एक सेंटर भी बनाया गया जिसे वर्तमान में बार्क के नाम से जानता, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इन्हीं सब प्रयासों के कारण होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में कहे जाते, जो परमाणु कार्यक्रम है उनके जनक के रूप में जाने गए। बात सही है कि नेहरू जी, ऐसा नहीं है कि नेहरू जी दूरदर्शी नहीं थे, लेकिन आप समझिए, शांति के दूत के रूप में पहचान जिस देश की थी, और हमने ये शपथ भी ली थी कि हम भारत को उसका वो स्थान दुनिया में दिलाएंगे जो उसका स्थान अतीत में रहा था। अतीत में रहा एक शांति के दूत के रूप में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री भी इस पक्ष में नहीं रहे कभी भी। हालांकि उन्होंने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी को जब समझाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि देखिए, मैं परमाणु ऊर्जा का तो पक्षकार हो सकता हूं, लेकिन बम बनाने का मैं विरोधी हूं और यह नीति सही है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इतने उत्सुक क्यों हैं इस बात के लिए? 1962 में इंडो चाइना युद्ध होता है, आप सभी जानते हैं। दुर्भाग्य था हमारा कि भाई अब किसकी गलती थी किसकी नहीं, उस पर तो ये तो विचार कभी फिर कभी किया जाएगा कि हम क्यों हारे।
और मंथन होना भी चाहिए कि वजह क्या रही, कि आखिरकार चाइना अगर उस युद्ध को जीता तो क्यों जीता। 1964 चाइना न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है। अब जरूरी हो गया था, अब जरूरी था। लेकिन 1965 भारत पर एक ऐसी आफत आके पड़ी, क्योंकि एक खराब पड़ोसी भी हमारा दुर्भाग्य ही होता है। एक ऐसा ही हमारा पड़ोसी है जिसने आज तक कभी भारत जैसे देश की महत्वपूर्णता को नहीं समझा, जो उसको हर मुसीबत से उबार सकता था। 1965 दूसरा भारत पाक युद्ध हुआ, और दूसरे भारत पाक युद्ध में आप सभी जानते हैं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जब ताशकंद पहुंचे तो उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में डेथ हो गई। रहस्यमयी परिस्थितियों के पीछे कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, क्योंकि अभी तक भी इस बात को लेकर स्पष्टीकरण ऑफिशियल नहीं है कि डेथ कैसे हुई। कुछ लोग हार्ट अटैक कहते हैं, कुछ लोग जहर कहते हैं। बहरहाल ये एक मुद्दा है जिस पर कभी फिर बात की जाएगी। लेकिन जैसे ही पंडित लाल बहादुर शास्त्री साहब की डेथ हुई, लाल बहादुर शास्त्री साहब उनकी जो उत्तराधिकारी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों से, जो उनके पिता श्री नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी के स्वभाव के विपरीत थी। आपको ये पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि मेरे पिता संत थे, मैं नहीं। लाल बहादुर शास्त्री साहब की डेथ हुई, और इत्तेफाक कहें, दुर्घटना कहें या साजिश, ये एक सोचने का विषय है कि उसी वर्ष कुछ ही दिन बाद एक जहाज माउंट ब्लैंक रेंज पर टकराता है। इस जहाज में सवार थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। राइट, आप सही सोच रहे हैं कि गुरुजी कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कि दोनों घटनाएं एक साथ इत्तेफाक नहीं हो सकती। और भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब की भी डेथ हो जाती है इसमें। ठीक है, देखिए, एयर इंडिया प्लेन क्रैश इनटू माउंट ब्लैंक रेंज, डॉक्टर भाभा अमॉन्ग 117 किल्ड, 117 यात्रियों के साथ डॉक्टर भाभा भी मारे जाते हैं। यह भी एक विचार का विषय है, और इस पर भी हम कभी बात करेंगे कि क्या महज ये इत्तेफाक था, दुर्घटना थी, साजिश थी, ये क्या थी। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनती हैं तो उनका स्वभाव उग्र है। उनकी विदेश नीति पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों की अपेक्षा उलट थी, और आप सभी जानते हो कि इनकी विदेश नीति और उनके दबाव ना सहने की क्षमता के कारण ही अमेरिका उनका घोर विरोधी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई थी कि बार्क के डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया जाए, और बार्क के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं डॉक्टर रमन्ना, कि अब आप इस बार्क की कमान संभालिए, क्योंकि होमी जहांगीर भाभा तो नहीं रहे हैं। धीरे धीरे कहानी आगे चली, और 1972 में बार्क का एक बार विजिट करती हैं इंदिरा जी, और श्रीमती गांधी ने कहा रमन्ना साहब से कि रमन्ना आप आगे बढ़िए, ये देश हित में होगा। किस बात में रमन्ना को आगे बढ़ना था? रमन्ना को आगे बढ़ना था कि डू ए न्यूक्लियर टेस्ट, आप करिए, और यह बात इतनी गोपनीय रखी गई कि इसको किसी को भनक नहीं। आप जानकारी हैरान होंगे कि तत्कालीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे कि हो क्या रहा है। बहरहाल रमन्ना भी अपने पूर्ववर्ती जहांगीर भाभा के साथ काम कर चुके थे, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। 75 साइंटिस्टों की एक टीम तैयार करते हैं, और ये टीम दिन रात में जुट जाती है इसको टेस्ट को कार्यान्वित करने में। आपका पहला सवाल कि सर जब न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो हमें फ्यूल की जरूरत होती है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, कुछ ऐसा। पंडित नेहरू के जमाने से ही अमेरिका और कनाडा से हम प्लूटोनियम ले रहे थे, लेकिन यह प्लूटोनियम मिल रहा था हमको शांति उसके लिए, अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्रयोग करने के लिए। आपका पहला सवाल कि क्या उसी प्लूटोनियम से न्यूक्लियर टेस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, एक सर्टेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेकिन हम अभी तक उसका ऊर्जा के लिए प्रयोग कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर रमन्ना, जिनको श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिंट दे दिया था कि रमन्ना आप आगे बढ़िए, यह देश के हित में होगा, और टॉप सीक्रेट प्लान तैयार किया जाता है, और सभी लोग जुट जाते हैं इस टेस्टिंग को सफल बनाने में। बहरहाल 1974 का साल आता है। यह वो साल था कि जिस साल हमने इस इतिहास को रचा। सबसे बड़ी बात थी कि यह टेस्ट किया कहां जाएगा। साहब, इसके लिए चुना गया पोखरण को। अब आपके दिमाग में एक अगला प्रश्न कि सर पोखरण ही क्यों चुना गया? तो बेटा, पोखरण को चुनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी सरकार, क्योंकि जो पोखरण है, पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। आप इसको याद रखिएगा, कहां पड़ता है? जैसलमेर में। मई का महीना, अखबार आप पढ़ते होंगे, गर्मियां चल रही हैं,
डेजर्ट का इलाका है, वहां पर धूल भरी आंधी चलती थी। और मैंने आपको बताया कि भले ही कितना ही टॉप सीक्रेट प्लान था, दुनिया को इस बात की तो सुगबुगाहट थी कि भारत में कुछ चल रहा है, और सबसे ज्यादा पीछे लगा हुआ था अमेरिका कि ऐसा कैसे कर सकते हैं ये। बहरहाल हमने पोखरण चुना, क्योंकि वहां की धूल भरी आंधियों से एक बड़ी बात स्पष्ट थी कि जो सैटेलाइट अमेरिका की हैं वो ट्रेस कैसे करेंगी, तो ट्रेसिंग से बचा जा सकता था। दूसरा, वहां पर बालू के टीले हैं, क्योंकि बालू के टीले हैं तो साहब रेडिएशन फैलने का भी खतरा भी कम था, और थोड़ा दूर भी है आबादी से, वहां पर आबादी नहीं है तो मेन आबादी से दूर भी है ये रेंज। इस रेंज को चुना गया पोखरण के लिए। अब आती है वो तारीख 18 मई। तैयारियां सारी पूरी हो चुकी हैं, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और मिशन बहुत टॉप सीक्रेट है, किसी को कुछ नहीं बताया गया है। कुछ ही लोग, जो चुनिंदा लोग हैं, वो जानते हैं कि होने क्या जा रहा है। फाइनली 18 मई 1974 समय डिसाइड होता है, उसकी सुबह 8 बजे हम इसको टेस्ट करेंगे। लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये 8:05 का जो समय है, तो ये जो 5 मिनट है ना सरकार, इसका भी एक रोचक किस्सा है। जो टेस्टिंग रेंज थी उसको, भाई होता ये कि लास्ट बार उसको चेक किया जाए। जब उसको चेक करने के लिए बात आई तो जो वीरेंद्र सेठी नामक एक वैज्ञानिक थे, उनको भेजा गया कि जाइए आप लास्ट टाइम जाकर इस टेस्टिंग रेंज को चेक कीजिए। लेकिन कहते हैं कि उनकी जीप उस समय स्टार्ट नहीं हुई, वो जीप स्टार्ट हुई 5 मिनट बाद। चूंकि 5 मिनट बाद वो जीप स्टार्ट हुई, इसलिए समय रखा गया 8:05। 18 मई 1974 समय 8:05। एक सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण किया गया, श्रीमती गांधी को एक कोडेड मैसेज भेजा गया कि बुद्धा मुस्कुरा रहे हैं। बुद्धा मुस्कुरा रहे हैं मतलब टेस्टिंग सफल हो चुकी है। पूरी दुनिया में हंगामा मच गया कि ये क्या कर दिया है, ये क्या हो गया, क्योंकि ऐसी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बहरहाल बुद्धा मुस्कुराए। हालांकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, जो विदेश विभाग के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें इस परीक्षण को पोखरण 1 के नाम से रजिस्टर किया गया। कुछ उन लोगों ने, जैसे भारतीय सेना ने कहा कि कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। कौन मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुराते हुए कृष्ण नाम दिया गया, पोखरण 1 नाम दिया गया, और बुद्धा मुस्कुरा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो आने वाले समय में इतिहास रचने जा रही थी। और आज आप सभी जानते हो कि भारत की अंतरिक्ष शक्ति का, भारत की परमाणु शक्ति का दुनिया लोहा मानती है। वो लोग जो हमारे से कभी खफा थे, हमारे से द्वेष रखते थे, आज वो हमसे सलाह लेते हैं कि आप हमारे लिए कुछ ये प्रोग्राम कर सकते हैं क्या। ये हमारे वैज्ञानिकों का क्या था? ये हमारे वैज्ञानिकों का गर्व से सिर ऊंचा करने का क्षण आ गया था। बहरहाल टेस्टिंग सफल हुई। श्रीमती गांधी को इंफॉर्मेशन दी गई कि बुद्धा मुस्कुरा रहे हैं। उस समय आकाशवाणी पर चल रहे थे गाने, फिल्मी गाने। फिल्मी गानों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, और जब रोक दिया गया तो कहा गया कि आप सभी, उनको रोका कि एक जरूरी संदेश है, प्रतीक्षा कीजिए। जरूरी संदेश क्या था? कि आज सुबह 8:05 पर पश्चिमी भारत के किसी अज्ञात स्थान पर भारत ने एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। और जो खबरों के हेडलाइंस छपी कि इंडिया जॉइन्स द न्यूक्लियर क्लब, कि इंडिया ने क्या कर लिया है? न्यूक्लियर क्लब को ज्वाइन कर लिया है। भारत ऐसा छठा देश बना जिसने परमाणु शक्ति संपन्न होने का दावा कर दिया कि हमारे पास भी अब न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद हैं। कुल मिलाकर बात यह रही कि दुनिया में प्रतिक्रिया होनी तो जायज थी। सब लोगों ने सेंसर लगाने शुरू किए। आप कर भी क्या सकते हैं? इसको छोड़कर सेंसर ही तो लगा सकते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि 1974 तक भारत पूरी तरीके से एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की तरफ चल पड़ा है। आज वही देश हैं जो उन सब चीज़ों को भूल चुके हैं। और आप जानते हैं कि ये जो कारवां शुरू हुआ, ये कारवां फिर कभी रुका नहीं। पोखरण में फिर दोबारा टेस्टिंग हुई, जिसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे, क्योंकि बुद्धा पुनः मुस्कुराए। बुद्धा पुनः मुस्कुराए। उस वर्ष भी हम पर बहुत दबाव था, लेकिन इट वॉज अवर डिप्लोमेटिक विक्ट्री, हमारी कूटनीतिक जीत थी कि बिना दबाव को झेले हमने दोबारा टेस्ट किया। यह थी कहानी 18 मई 1974 की। बुद्धा मुस्कुराए क्योंकि बुद्ध जयंती थी उस दिन, और चूंकि बुद्ध जयंती थी तो हमने ये मैसेज देने की कोशिश की कि साहब ये जो हम कर रहे हैं ये केवल शांति प्रयोगों के लिए है। और आप जानते हो कि भारत पहले युद्ध ना करने की नीति में विश्वास करता है। उम्मीद करता हूं कि इन सब बातों से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली, और साथ में आप इंतजार कीजिए जब हम बुद्धा पुनः मुस्कुराएंगे, उसके ऊपर भी आपको एक सटीक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।